जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो आज के सेशन आपके लिए इंपोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो बताइए कि क्वेश्चन है हमारा कि अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अलिखित संविधान सामान्यतः निम्नलिखित में से किसको अपनाता है। हमारे ऑप्शन यहाँ पर है रीति रिवाज व प्रचलन को, न्यायिक निर्णय को, विभिन्न समयों पर निर्मित संविधि को या उपयुक्त सभी को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए अलिखित संविधान सामान्यतः या निम्नलिखित में से किसको अपनाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी को। इन सभी को अपनाता है दोस्तों अलिखित संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? तो प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन आपका इसमें ए राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के करावेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? गुजरात के, राजस्थान के, तमिलनाडु के, या कर्नाटक के। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में कम वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में कम वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सीधा पश्चिमी तट, शीतकालीन अवसादों में की कमी, उनका अनुवातीय स्थान, या घाटों की ऊंचाई। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में कम वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो वो है दोस्तों उनका अनुवातीय स्थान। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, इसमें ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सह्याद्री का पारंपरिक नाम निम्न में से कौन सा है। सह्याद्री पर्वत का या सह्याद्री का पारंपरिक नाम निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, या बारबर और नागार्जुन पहाड़ियां। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सह्याद्री का परंपरागत या पुराना नाम निम्न में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च भूकंपीय तीव्रता के क्षेत्र में नहीं आता है। तो नहीं आता है ये पूछा है दोस्तों कि वह भारत का कौन सा क्षेत्र है जो उच्च भूकंपीय तीव्रता के क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है उत्तराखंड, कर्नाटक का पठार, कच्छ, या हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो भूकंपीय क्षेत्र कौन सा नहीं है? वो है कर्नाटक का पठार। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है एस.एन. सेन ने, आर.सी. मजूमदार ने, वी.जी. तिलक ने या वी.डी. सावरकर ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया, वो बताया वी.डी. सावरकर के ने। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे यहां पर राष्ट्रीय रेल मार्ग से, राष्ट्रीय जल मार्ग से, राष्ट्रीय अंतरिक्ष मार्ग से या राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो कौन सा राइट आंसर होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, वो होगा आपका डी, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा देता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 121। तो धन विधेयक की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो देता है दोस्तों अनुच्छेद 110। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी तंत्र ने पद्मा नदी का निर्माण किया। निम्न में से किस नदी तंत्र ने पद्मा नदी का निर्माण किया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ने, कावेरी और महानदी ने, सतलज और झेलम ने या दामोदर और हुगली ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो पद्मा नदी की बात करें दोस्तों, तो पद्मा नदी है दोस्तों कहां पर, बांग्लादेश में बहती है। कहां पर बहती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है दोस्तों। तो आपको बताना है कि बांग्लादेश में कौन सी नदी तंत्र जाता है। तो इसमें आपका ए राइट होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पद्मा नदी का निर्माण करती है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। ये भी राइट आंसर होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ए राइट होगा आपका। क्वेश्चन है हमारा किस अभिलेख में कालिदास व भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन हमारे यहां पर है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, काकुर्त वर्मा का तालगुप्पा अभिलेख में, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति में या रुद्रदामन की गिरनार प्रशस्ति में। तो कौन सा राइट आंसर होगा। किस अभिलेख में कालिदास और भारवी का दोनों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, पुलकेशिन के ऐहोल प्रशस्ति में होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद और, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, हैदराबाद और या सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। ऑप्शन हमारे यहां पर है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या हुसैन सागर। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, कौन सी है, हुसैन सागर झील है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहां पर, क्वेश्चन है हमारा कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वह कौन सा बंदरगाह है जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन हमारे यहां पर है मुंबई को, कांडला को, कोलकाता को या कोच्चि को।
तो भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, कोलकाता बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान में रखना, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, ध्यान में रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं तो आप सभी को दिख जाए। क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि भारत में केंद्रीय सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन हमारे यहां पर है 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में या 5वीं अनुसूची में। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। ध्यान में रखना, आय के स्रोतों को कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है खासी जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या थारू जनजाति। तो कौन सी जनजाति होगी जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? वो है दोस्तों थारू जनजाति। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन हमारे यहां पर है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अमीर ए सादो। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हम बताएंगे दोस्तों, इसका सी राइट आंसर होगा। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अमीर साधु की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो बताइए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है एल के झा, सी डी देशमुख, HBR आयंगर या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे दोस्तों सी डी देशमुख। इसमें आपका राइट होगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। फिर क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन आया है कि हाल ही में चर्चा में रही नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? नारियल से, नाव दौड़ से, बैल दौड़ से या बेस दौड़ से। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध है बेस दौड़ से। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, बेस दौड़ से है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका उत्तर तो आता होगा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या राज्यपाल को? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति है जो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे यहां पर है लोहे अयस्क के उत्पादन के लिए, कोयले के लिए, बॉक्साइट के लिए या अभ्रक के लिए। तो बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपके लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा आ गया, चिरावा शिलालेख किस राजवंश के शासकों द्वारा उल्लेख करता है? यह चिरावा
शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है अजमेर के चौहान शासकों का, मारवाड़ के राठौर शासकों का, मेवाड़ के गुहिल शासकों का, या आमेर के कछवाहा शासकों का। तो चिरावा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है चिरावा शिलालेख। आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन है हमारे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हम सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। एक तो हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में। तो 1932 में कौन सा हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? कि वह कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अंबेडकर ने या वल्लभ भाई पटेल ने। कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है या स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे पुष्कर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या कांवर झील। तो कौन सी झील है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। कौन सी? कांवर झील राजस्थान में नहीं है। पुष्कर झील की बात करें तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जहां एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पिछोला झील की बात करें तो ये कहां पर आ गई? सॉरी दोस्तों, ये कहां पर है? ये उदयपुर में है। उदयपुर में राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो बताइए गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी राइट होगा। हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। सतलज नदी पे स्थित है, यह भी ध्यान में रखना। नदी कौन सी है? सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? यह क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन है झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। सी राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे ग्रामीण विकास, कृषि, वित्तीय समावेश या आर्थिक सुधार। तो बताइए तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था दोस्तों, इसमें भी राइट होगा, कृषि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत के एकमात्र वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है गोदावरी, माही नदी, कृष्णा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो होगा माही नदी दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अमृतसर को, मुंबई को, राजस्थान को या ये सभी? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि WTO का मुख्यालय कहां पर है। WTO का मुख्यालय कहां पर है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में या रूस में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। WTO का मुख्यालय कहां पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, कहां पर है, वो है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में, ध्यान में रखना जेनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनाए गए थे। तो कौन सा राइट होगा इसमें, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन है हमारे विजय सेन के द्वारा, कलिंग राज खारवेल के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। तो हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाए, तो वो है दोस्तों इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। किसने बनवाए, कलिंग राजा खारवेल ने बनवाए थे हाथी गुफा अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। थोड़ा क्वेश्चन है प्रिंटिंग मिस्टेक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है हमारे श्यानता पर, वॉयल के नियम पर, गुरुत्वीय बल पर या पृष्ठीय तनाव पर। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है चाणक्य किस विद्यालय के शिक्षक थे। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तो कौन से विश्वविद्यालय में थे। ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में या इनमें से कोई नहीं। चाणक्य किस विद्यालय के शिक्षक थे, तो वो थे दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय के, भी राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अजमेर निम्न में से किस नदी के किनारे है। अजमेर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, लूनी नदी के किनारे स्थित है अजमेर, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताना है कि एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे यहां पर केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या तमिलनाडु में। तो बताइए एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, गुजरात के गिर। कहां पर, गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में भी कहां पर, गिर में, गिर अभ्यारण्य में या गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया। अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया। ऑप्शन है हमारे 1564 में, 1563 में, 1562 में या इनमें से कोई नहीं। अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया, तो वो था दोस्तों 1564 में। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। गीत गोविंदम के रचयिता कौन है। गीत गोविंदम काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन हमारे यहां पर है व्यास जी, जयदेव जी, भगवान कृष्ण जी या शंकराचार्य जी। गीत गोविंदम के रचयिता कौन है, तो वो है दोस्तों जयदेव। गीत गोविंदम पर टीका किसने लिखी थी। गीत गोविंदम पर टीका किसने लिखी थी, वो लिखी थी महाराणा कुंभा ने। गीत गोविंदम पर टीका किसने लिखी, महाराणा कुंभा ने। और गीत गोविंदम किसने लिखा, वो लिखा जयदेव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन हमारे यहां पर है सरदार पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने, के.आर. राव ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया, तो वो किया दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है।
तो सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो ऊंचे बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ए राइट होगा, जो कि महानदी पे बना है, महानदी पे बना है। और कौन से राज्य में? उड़ीसा में है। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पे उड़ीसा में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है हमारे अमीर खुसरो को, तानसेन को, स्वामी हरिदास को या बिट्टू सूजा को। तो किसे माना जाता है? तो वो तानसेन को माना जाता है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता, बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा बताने के पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई 1526 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों हम अब यहीं पर अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।